यार स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम कर रहा हूँ। और आज जो है हम लेकर आए हैं 3 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इसको शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग जो है अच्छे से तैयारी कर सके, चाहे वो यूपी के हो, MP के हो, झारखंड के हो, राजस्थान के हो, किसी भी स्टेट के हैं। फर्स्ट ईयर का रिविजन चल रहा है, इससे पहले ये सब हम करा चुके हैं एग्ज़ाम टारगेट वाला में। अगर कंप्लीट आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पर, और वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का अलग अलग 30-32 वीडियो के आसपास जो है आपको हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बाकी रिवीजन करना है तो रिवीजन ये चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर बता रहे हैं, रिवीजन में भी डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, आंतरेतर चिकित्सा या इसी को पेरेंटल थेरेपी कहते हैं, इसके प्रकार व उद्देश्य लिखना है। मतलब पेरेंटल थेरेपी क्या होता है, इसके जो है टाइप्स को लिखना है। आपसे क्वेश्चन 10 नंबर में पूछेगा और पूछा गया है कि पेरेंटल थेरेपी क्या होता है, इसके प्रकार लिखे और 5 नियम लिखे। दवाई देने का जो 5 रूल्स होता है वो लिखना के लिए पूछा था एक ही क्वेश्चन में 10 नंबर में। तो आपसे भी पूछ सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए पेरेंटल थेरेपी होता क्या है, तो देखिए पेरेंटल थेरेपी से मतलब है, तात्पर्य है कि भोजन के साथ साथ में जो है उपचार के अन्य कारक जो आंतरीय मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्गों से दिया जाना है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि किसी द्रव को शरीर के किसी गुहा, रक्त वाहिका या देह ऊतकों में किसी पोली नली या सुई के द्वारा प्रविष्ट कराना आंतरेतर चिकित्सा कहलाता है। देखिए नॉर्मली आंतरेतर चिकित्सा का मतलब होता है कि पेरेंटल थेरेपी के अंतर्गत सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दे दीजिए कि जितने भी आपके इंजेक्शन का जितने भी प्रकार है ना, अब चूँकि इंजेक्शन तो लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, कभी भी इंजेक्शन में गोली रख के और उसको जो है किसी को दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन होता है। तो वही कहता है कि किसी भी द्रव को, चाहे वो भोजन के उपचार में हो, बहुत सारा पेशेंट को शरीर में पोषण कमी होता है या तरल पदार्थ कमी होता है, तो उसको इंट्रावेन के माध्यम से जो है तरल लिक्विड देते हैं ना, जैसे IM चढ़ाते हैं, समझ गए ना, मतलब मल्टीविटामिन का इंजेक्शन चढ़ाते हैं, समझ गए, MVI, उसके बाद फिर चढ़ाते हैं उसको फ्लूइड चढ़ाते हैं तरल, जैसे सलाइन चढ़ाते हैं। तो ये सब जो है क्या है, तरल चीज़ें हैं जो शरीर को पूरा करता है, पोषक को। ठीक है ना, तो इन भोजन के साथ साथ अन्य उपचार वाला जो विधि है, जो अन्य उपचार का जो साधन है, उसको जो है आंतरीय मार्ग के अतिरिक्त अन्य भी मार्ग से जो दिया जाता है, जैसे आंतरीय मार्ग से भोजन वगैरह दिया जाता है, समझ गए ना, जैसे कोलोस्टोमी किया जाता है तो उसमें किया जाता है, नोजोगेसियल लगाया जाता है, समझ गए ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसी प्रकार से जो है आप लोग को और सारे साधन हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेन, इंट्राओसियस। तो ये सब क्या है, रास्ता है इंजेक्शन का, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, द्रव वाले चीज़ों को जो है शरीर के गुहाओं में प्रवेश कराया जाता है, या फिर रक्त वाहिका मतलब ब्लड वेसल्स, जैसे वेन में, आर्टरी में, इस समय इंजेक्ट करना, या फिर मांसों में, ऊतकों में जो है नीडल यानी सुई के द्वारा प्रविष्ट कराना ही आंतरेतर चिकित्सा कहलाता है। समझ गए ना चीज़ को। चलिए, आंतरेतर चिकित्सा के बहुत सारे प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है, तो देखिए इसको आसान करना, याद करना बहुत आसान है। पहले ये याद कर लीजिए कि कितने प्रकार से जो है इंजेक्शन जो है दिया जाता है। तो जैसे इंट्राडर्मल IM, इंट्रा सबक्यूटेनियस, समझ गए ना, इंट्राओसियस हड्डी में देना हो तो उसी प्रकार से जो है उसी प्रकार से अगर किसी को स्किन में देना हो तो इसी प्रकार से जो है इंट्राडर्मल। तो ये जो होता है, जैसे पहला है इंट्राडर्मल, अंतःत्वचीय, यह त्वचा के अंदर दिया जाता है, और यह जो है क्या होता है, यह त्वचा के परतों के बीच उप त्वचा एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा के नीचे लगाए जाने वाला इंजेक्शन होता है, जिसे इंट्राडर्मल कहते हैं, समझ गए ना, त्वचा के अंदर। दूसरा है, इसी को हाइपोडर्मल या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं, समझ गए ना। तो अर्धस्वत्वक ऊतकों अथवा स्तनमंडलाग्र एरोलल ऊतक में त्वचा के ठीक नीचे इंजेक्शन द्वारा दवा प्रविष्ट कराना सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल इंजेक्शन कहलाता है। समझ गए चीज़ को। तो ये हो गया आपका सबक्यूटेनियस, इसके माध्यम से भी दवाई दिया जाता है या तरल चीज़ें दिया जाता है। तीसरा देखिएगा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, मांसपेशी में देने वाला इंजेक्शन जो होता है, तो यह जो है इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है। ठीक है,
उसके बाद होता है, एक होता है आईवी होता है और एक होता है आईए होता है। आईए मतलब इंट्रा आर्टियल और आईवी मतलब इंट्रावेनस। तो अगर वेन में सिरा में इंजेक्शन दिया जाना हो तो उसे इंट्रावेनस कहते हैं। अगर कोई दवाई जो है आर्टरी में देना हो, धमनी में देना हो तो इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन कहलाता है। तो ये चौथा प्रकार है। तो ये सब आसान है, पेरेंटल रूट को याद करना बहुत आसान है, ठीक है ना। अंतः मेरुदंड इंट्रा स्पाइनल या इंट्राथेटिकल इंजेक्शन, समझ गए ना। अंतः मेरुदंडीय इंजेक्शन जो होता है यह जो है के स्पाइन में जो है प्रविष्ट कराया जाता है, उसे अंतः मेरुदंडीय इंजेक्शन कहते हैं, इंट्रा स्पाइनल, ठीक है। अगर किसी को हड्डी में इंजेक्शन देना हो तो वो इंजेक्शन को कहते हैं इंट्राओसियस। इंट्राओसियस जो होता है अस्थि मज्जा बोन मैरो में औषधियों के पहुंचाने वाले अस्थि मज्जा इंजेक्शन को इंट्राओसियस इंजेक्शन कहते हैं, समझ गए ना। तो यही जो है आपका अंतः अस्थि इंजेक्शन हो गया, ओके, अस्थि के अंदर, हड्डी के अंदर। अब उसके बाद है अंतः उद्राव्य इंजेक्शन, इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन। अगर उदरीय गुहा में पेरिटोनियल में औषधि पहुंचाने वाले इंजेक्शन को इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन कहते हैं। या फिर उधर से पानी निकालना होता है तो भी यह जो है क्या किया जाता है, इंजेक्शन वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है पेरिनियल क्षेत्र में। तो ये जो है इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन होता है, यह जो है उदर के क्षेत्र में इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। इन्फ्यूजन है, आठवां क्या है, इन्फ्यूजन है। देख लीजिए, जब काफ़ी मात्रा में औषधि एवं द्रव्यों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तब इसे आधान कहते हैं। प्रायः इसे अंतःशिरीय या फिर अर्धसत्वक रूप से दिया जाता है। जैसे किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो वो भी एक प्रकार से क्या होता है, इन्फ्यूजन ही होता है, जिसमें आईवी मार्ग से या फिर अर्धसत्वक सबक्यूटेनियस मार्ग से व्यक्ति को जो है इन्फ्यूजन किया जाता है। जैसे व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा शरीर में कोई तरल चीज़ें प्रवेश कराना है तो उसके लिए इन्फ्यूजन किया जाता है, ठीक है। जैसे ब्लड कितना किसको चढ़ाना है, सलाइन चढ़ाना होता है, तो इसके लिए इन्फ्यूजन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शिरोभेदन है, वेन सेक्शन एंड कट डाउन होता है। नौवां क्या है, वेन सेक्शन या फिर क्या है, कट डाउन है, ठीक है। देखिए, किसी सिरा को खोलकर उसमें एक नली या भरे छिद्र वाली सुई डालकर उसके द्वारा औषधियाँ एवं द्रव प्रविष्ट कराना शिरोभेदन, वेन पंक्चर या वेन सेंसर कहलाता है। यह प्रक्रिया आघात स्थितियों में किया जाता है। जब पेशेंट को आघात लगता है, खासकर हाइपोवोलेमिक, जहाँ पे तरल चीज़ें की कमी हो जाने से व्यक्ति को आघात लगता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि व्यक्ति के जो सिरा होता है ना, तो व्यक्ति के जो है किसी सिरा को खोला जाता है, समझ गए। खोलकर उसमें जो बड़ा छिद्र होता है उसमें बड़ा छिद्र वाला सीव डालकर और उसमें जो है औषधियाँ या फिर द्रव जो है जल्दी जल्दी दिया जाता है ताकि पेशेंट को जो है जल्दी जल्दी शरीर में तरल रिकवर कर सके। तो यह जो है आघात की स्थितियों में वेन सेक्शन या कट डाउन करके जो है तरल या द्रव दिया जाता है शरीर के अंदर, ठीक है। चलिए 10वां है रक्तदान। ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, तो देखिए ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि रक्त के वास्तविक आयतन की आपूर्ति अथवा उन रक्त घटकों की आपूर्ति जिनकी मरीज के शरीर में कमी हो, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर या फिर एंटीबॉडीज। इसके लिए संपूर्ण रक्त की अगर ब्लड में से किसी घटक का किसी व्यक्ति को ज़रूरत हो, उसमें कमी हो, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर या फिर एंटीबॉडीज, इस सब के लिए जो है क्या, या फिर संपूर्ण रक्त का प्लाज्मा जो है सिरा या धमनी द्वारा मरीज के शरीर में प्रविष्ट कराना रक्तदान कहलाता है, ठीक है ना। देखिए ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें से ब्लड में किसी भी चीज़ के कमी होने से व्यक्ति के शरीर में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण ब्लड ही चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अगर ब्लड में किसी कंपोनेंट की कमी होगा तो उसको वही कंपोनेंट जो है शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, समझ गए। या फिर किसी व्यक्ति को पूर्ण ब्लड की ही आवश्यकता पड़ती है, जब उसके शरीर में ब्लड रहता ही नहीं है तो फिर पूर्ण ब्लड भी चढ़ाया जाता है, प्लाज्मा। तो ऐसे में यह जो है सिरा या फिर धमनी के माध्यम से व्यक्ति में प्रविष्ट कराया जाता है और यही रक्तदान होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाइपोस्प्रे है। हाइपोस्प्रो मतलब ऊपरी फुहार। ऊपरी फुहार का मतलब है कि हाइपोस्प्रो से बनी हुई सुई के औषधि को फुहार के रूप में त्वचा से होकर शरीर में प्रविष्ट कराना संभव है। इसके लिए प्रयुक्त उपकरण में औषधि भरकर लगभग 125 पाउंड का दबाव निर्मित किया जाता है, जो औषधि को बिना पीड़ा एवं त्वचा पर कोई चिन्ह छोड़े ऊतकों में प्रवेश किया जाता है। देखिए हाइपोस्प्रे का मतलब होता है कि जैसे हम लोग त्वचा पर कोई स्प्रे मारते हैं ना, तो वह कैसे जो है अपने ऑब्जर्व करके और वह जो है त्वचा के अंदर शरीर में चला जाता है, तो वही हाइपोस्प्रे होता है, समझ गए ना।
और यह जो होता है बिना किसी दर्द के, बिना किसी पीड़ा के, बिना कोई चिन्ह छोड़े हुए आसानी से जो है ऑब्जर्व हो जाता है दवाई शरीर के अंदर, ठीक है ना, स्किन के माध्यम से। तो देखिए ये कुल 10 प्रकार के आपका यहाँ पे पेरेंटल रूट है, जो कि यहाँ पे दवाई देने का यह मार्ग है। यह कुल 10 मार्ग से जो है पेरेंटल रूट में दिया जाता है। याद रखिएगा पेरेंटल रूट के माध्यम से कोई पिल्स, कोई दवाई जो है आपका नहीं दिया जाता है। यह लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन या फिर कोई लिक्विड फॉर्म में कोई तरल चीज़ें शरीर में देना हो तो ही जो है पेरेंटल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए अंतरेतर चिकित्सा या इंजेक्शन देने के निम्नलिखित उद्देश्य है, देख लीजिए। देखिए मुख द्वारा ली गई औषधियाँ के अवशोषण में अधिक समय लगता है, इस कारण इसका असर देरी से होता है, किंतु औषधियों के शीघ्र एवं सार्वदैहिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन विधि अति उत्तम है या पेरेंटल थेरेपी अति उत्तम है। ठीक है, देखिए मुख द्वारा अगर आप दवाई खाएं और इंजेक्शन डायरेक्ट ले लें तो जो है इंजेक्शन वाला तुरंत जो है आपको शरीर में प्रतिक्रिया करता है, और जो दवाई खाएंगे वो लेट से प्रतिक्रिया करता है, या फिर दवाई जब पेट में जाता है तो वहाँ पर जो अम्ल होता है वह दवाई के प्रभाव को निष्क्रिय भी कर सकता है। लेकिन जो पेरेंटल रूट से जो दिया जाने वाला जो दवाई होता है वह डायरेक्ट जाके ब्लड में मिलता है और वह फिर जो है तुरंत जो है प्रतिक्रिया दिखाता है। तो यह जल्दी प्रभाव होने के लिए पेरेंटल थेरेपी बहुत ज़्यादा उत्तम है। ठीक है, दूसरा देखिएगा मूर्छित, अनकॉन्शियस, ठीक है, किसी न्यूरोलॉजिकल या फिर कंठ मुख की शैल क्रिया के फलस्वरूप हुए परिवर्तन के कारण दवाई निगलने में असमर्थ होने या मरीज के असहयोगात्मक होने के कारण मुँह द्वारा औषधि देना संभव न होने पर औषधि को मरीज के अंदर इंजेक्शन द्वारा पहुंचाना ही मात्र एक विकल्प है। ठीक है ना। देखिए कोई ऐसे मरीज है जो बेहोश है, जो अचेत व्यक्ति है, ठीक है, या फिर किसी को ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लगा है, या फिर किसी को मुख में, कंठ में सर्जरी हुआ है, तो उस कंडीशन में वह मुख के द्वारा भोजन नहीं ले पाएगा, समझ गए ना, या फिर कोई दवाई या तरल नहीं ले पाएगा मुख के द्वारा, तो उसको जो है यह इंजेक्शन यानी यह पेरेंटल विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जो एक जो है अनकॉन्शियस अचेत मरीज को भी और सर्जरी वाले भी मरीज को आसानी से शरीर में दवाई को प्रवेश कराया जा सकता है पेरेंटल माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा देखिएगा, इंजेक्शन से यह निश्चित हो जाता है कि दवा की सही मात्रा शरीर में पहुंच चुकी है और सर्वदाहिक, ठीक है ना, प्रभाव हेतु रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाएगी। मुख द्वारा औषधि लेने पर कई कारणों से दवा का अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाने की संभावना बनी रहती है। देखिए इंजेक्शन द्वारा दवाई देने के बाद यह निश्चित आदमी हो जाता है कि जो दवाई दिया गया है वह एक सही मात्रा के साथ दिया गया है, क्योंकि इंजेक्शन पर देखते हैं 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml इंडिकेट रहता है, और जिसको जितना आवश्यकता है उतना ही ml जो है दवाई शरीर में उसको देते हैं। जो दवाई डायरेक्टली ब्लड में जाकर और जो है जल्दी प्रभाव अपना दिखाता है, और वह जो है यह जल्दी जो है अवशोषण भी करता है शरीर में और अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो इसका ये जो है ये सब उद्देश्य है, समझ गए, इंजेक्शन का या फिर पेरेंटल रूट का। नेक्स्ट देखिएगा, इंजेक्शन इन सभी औषधियों देने का एकमात्र साधन है जो मुख द्वारा नहीं दी जा सकती है, जैसे इंसुलिन, समझ गए ना। देखिए इंजेक्शन जो है या फिर पेरेंटल रूट वैसा एक साधन है जहाँ पे कभी पेशेंट को वैसा दवाई की आवश्यकता पड़ता है जो दवाई मुंह के द्वारा दिया ही नहीं जा सकता है। तो वैसे कंडीशन में, या फिर वह जो है मुंह के द्वारा लेने के लिए बना ही नहीं है वैसे दवाई, तो फिर जो है यह पेरेंटल रूट बहुत ज़्यादा कामगार होता है। जो दवाई को मुँह से नहीं लिया जा सकता है उसको जो है पेरेंटल रूट से आसानी से लिया जा सकता है, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन। ठीक है, चलिए पाँचवा देखिएगा, यहाँ पे इंजेक्शन देने के स्थान पर स्थानिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, जैसे जाइलोकॉल, नोवोकॉन, ठीक है ना, नैदानिक उद्देश्यों के लिए सिक टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट आदि। देखिए इंजेक्शन देने के स्थान पर अगर किसी को मतलब मान गए स्थानीय प्रभाव लाना है, मतलब उस जगह पर बेहोशी करना है, तो उस जगह पर इंजेक्शन का इस्तेमाल भी किया जाता है उस जगह को जो है प्रभावहीन करने के लिए, या फिर यह नैदानिक टेस्ट में भी आता है, समझ गए ना, जैसे सिक टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, इस सब में जो है इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। इंजेक्शन कहा जाए तो इंजेक्शन के जितने ज़्यादा प्रकार है वो सब पेरेंटल रूट के अंतर्गत है, समझ गए।
द्रव्यों को प्रतिस्थापन द्वारा रक्त आयतन को पुनर्स्थापित करना, जैसे शक जनिक अवस्था में किसी पेशेंट को द्रव का कमी है तो उसको जो है द्रव या रक्त के आयतन को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए जो है यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जैसे शौक के पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मुख द्वारा पोषण दे पाना संभव न होने पर पोषण पहुँचाने के लिए। अब यह जो है पोषण के लिए भी उत्तरदायी होता है। कोई व्यक्ति अगर मुख से भोजन नहीं कर रहा है, पोषण नहीं ले रहा है, चाहे वो कोई तरल हो चाहे रस हो, कुछ भी हो, जूस हो फल का, तो उसके लिए जो है यह पेरेंटल थेरेपी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसमें पोषण भी कराया जा सकता है रोगी को। समझ गए? तो यह उद्देश्य हो गया। आपसे जो है पेरेंटल थेरेपी का उद्देश्य पूछेगा, या इसका प्रकार पूछेगा, या फिर जो है 5 नियम 5 रूल्स दवाई देने का पूछेगा, तो वो तो हम पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाड़ी क्या होता है? नाड़ी दर लेने के समान बिंदु वह स्थान को समझाइए। ठीक है, चलिए हम लोग नाड़ी को देखते हैं कि नाड़ी होता क्या है, पल्स होता क्या है। देखिए, रक्त परिसंचरण के लिए जब हृदय का बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है, तब रक्त तरंग धमनी में बलपूर्वक गुजरती है, जिसके कारण धमनी में बारी बारी से उठाव तथा पतन होता है। अतः धमनी के इस एकांतरिक उठाव व पतन को ही नाड़ी कहते हैं। आपको मैं समझने के लिए बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा हृदय जो है कुछ जो है इस प्रकार से जो है हमारा हृदय, समझ गए ना, 1 मिनट समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, समझ गया? ए मेरा हृदय है, ठीक है। एक मान लीजिए इसमें 4 खंड है, ठीक है। ए हो गया राइट, ई हो गया लेफ्ट, फिर नीचे वाला ये हो गया राइट, ई हो गया लेफ्ट। ऊपर वाला होता है आर्ट्रियल, समझ गए, आर्ट्रियल। नीचे वाला होता है वेंट्रिकुलर, ठीक है। मतलब ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला नीलय। तो देखिए, यहाँ से अशुद्ध रक्त यहाँ आता है, इसमें से जो है शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में जाता है, फिर शुद्ध रक्त जो है यहाँ आता है, और फिर जो है शरीर में जाने के लिए पहले यहाँ आता है, और इसमें से जो है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब समझ रहे हैं ना, बायां आलिंद में से जो है यह ब्लड शरीर में जो है प्रवाहित होता है आर्टरी धमनी के माध्यम से, समझ गए। तो ए वाला जो लेफ्ट, मतलब जो ये बायां नीला देख रहे हैं ना, यह संकुचित होता है। जब यह संकुचित होता है यानी ब्लड को यह धकेलता है धमनी में। धमनी में जब जाता है तो इस धमनी में जो है क्या होता है, ब्लड में जो है बारी बारी से जो है ऐसे करके एक ठहराव और पतन आता है, समझ गए। इसी प्रकार से ग्राफ के जैसे, तो इसी को जो है एकांतरित एक एक करके जो है उठाव और पतन को, उठाव और पतन को, उठाव और पतन को जो है नाड़ी दर कहते हैं, समझ गए ना। यह क्या है, धमनी में ब्लड के एकांतरित उठाव और पतन को ही नाड़ी दर कहते हैं, समझ गए। जो बायां नीलय ब्लड को जो धकेलता है धमनी में, और उसके फलस्वरूप जो धमनी में बलपूर्वक जो ब्लड गुजरता है, तो वह जो है एकांतरित उठाव और पतन होता है ब्लड में, समझ गए ना। तो यही जो है आपका नाड़ी होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, नाड़ी दर लेने के कौन कौन से बिंदु है, स्थान है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है। देखिए, टेम्पोरल धमनी, टेम्पोरल धमनी, टेम्पोरल आर्टरी है, ये जगह है, समझ गए ना, ये जगह है, ये धमनी है, और ये होता कहाँ है, तो देख लीजिए, टेम्पोरल आर्टरी टेम्पोरल बोन टेम्पोरल अस्थि के ऊपर होता है, समझ गए। तो टेम्पोरल आर्टरी टेम्पोरल बोन के ऊपर होता है, चीज़ को समझ गए। कैरोटिड धमनी, कैरोटिड धमनी, अब आप लोग को एक पता होगा, तो कैरोटिड जो होता है यह गर्दन के आसपास में होता है, समझ गए ना। कैरोटिड जो धमनी होता है यह कहाँ होता है, गर्दन के बगल में होता है, तो वहाँ से आप नाड़ी दर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, एपिकल धमनी है, तो एपिकल कहाँ होता है, एपिकल होता है आपके हार्ट में, हृदय में, ठीक है। एपिकल हृदय में, एपिकल धमनी हृदय में, ठीक है। टेम्पोरल धमनी कहाँ, तो टेम्पोरल बोन के ऊपर, समझ गए ना, टेम्पोरल बोन के ऊपर, इसको जो है याद रखना है। कैरोटिड धमनी कहाँ, गर्दन के बगल में। एपिकल धमनी कहाँ, हृदय में। इसको 1-2 बार पढ़िएगा, ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। ब्रोंकियल धमनी कहाँ, तो ब्रोंकियल जो आपका ब्रेंकियल धमनी है, ब्रेकियल धमनी कहाँ है, कोहनी के अंदर वाले भाग में। देखिए, ब्रेकियल है, ब्रेकियल से मत समझ जाइएगा कि ब्रोंकिया जो है उसमें होगा, नहीं। ब्रेंकियल का मतलब है इंकल, समझ गए ना, मतलब केहूनी में, समझ गए, केहूनी में, याद रखिएगा, केहूनी के अंदर ब्रेंकियल आर्टरी, समझ गए। चलिए,
नेक्स्ट है रेडियल धमनी है, तो कलाई में जो रेडियस हड्डी होता है उस पर यह रेडियल आर्टरी होता है। तो एक चीज़ समझ गए, रेडियल धमनी कहाँ होता है, रेडियल धमनी कलाई में रेडियस हड्डी पर होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए फीमोरल धमनी, फीमोरल धमनी कहाँ होता है, तो देखिए फीमोरल धमनी जो है जांघों पर, फीमोरल आप लोग को पता है कि फीमर मीन्स जांघ होता है और यहाँ पे फीमोरल आर्टरी है, मतलब जांघों पर या उरु संधि के पास में जो है यह आपका धमनी होता है। ठीक है, जहाँ से आदमी ले सकता है क्या चीज, पल्स रेट। नेक्स्ट देखिएगा पॉप्लिटियल धमनी, पॉप्लिटियल धमनी कहाँ होता है, घुटने के पीछे वाला भाग। पॉप्लिटियल धमनी कहाँ होता है, घुटने के पीछे वाला भाग में पॉप्लिटियल धमनी होता है। ओके, पोस्टीरियर टिबियल धमनी है, तो टिबिया कहाँ होता है, टखना के बीच वाले भाग में पोस्टीरियर टिबियल धमनी। एक क्वेश्चन VPI है, इसको जो है नारी वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, और जब नारी वाला क्वेश्चन अगर 10 नंबर में पूछेगा तो एक क्वेश्चन ये जरूर रहेगा कि नारी लेने के विभिन्न जो है जगहों को लिखे, तो आप कहाँ कहाँ से नारी ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें आपको एक बार इसको विभिन्न तरीके से रिपीट करके देख लेना है। ठीक है, डॉर्सियल पेडिस कहाँ होता है, तो डॉर्सियल पेडिस पाँव में होता है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि नारी दर के विशेषता को लिखे, यानी पल्स का कैरेक्टरिस्ट बताएं, विशेषता बताएं पल्स का। चलिए हम लोग इसके जो है विशेषता बताते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है कि नारी का मुख्यतः 4 विशेषता होता है, जो पल्स होता है ना उसका 4 कैरेक्टरिस्ट होता है। 4 कौन होता है, देख लीजिए आपके सामने में चारों है। एक है दर, नारी जो है अपने दर में जो है क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, रेट में। ताल, नारी एक ताल में भी होता है, इसका विशेषता है। नारी का एक अपना वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, और नारी जो है तनाव के साथ में जो है नारी दर चलते रहता है। तो ये जो है आपका कुल 4 जो है इसका विशेषता याद रखना है, दर, ताल, रिदिम, वॉल्यूम, आयतन और टेंशन तनाव, कुल 4 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए पहला हम लोग दर को देखते हैं। ठीक है, देखिए दर का क्या विशेषता है, देख लीजिए। दर का अर्थ है कि 1 मिनट में नारी स्पंदनों की संख्या, समझ गए ना, मतलब पल्स कितना ज़्यादा जो है 1 मिनट में चल रहा है, इसके संख्या को ही जो है दर कहा जाता है। ठीक है ना, समान नारी दर एक वयस्क में 60 से 100 प्रति मिनट होती है। ठीक है ना, 60 से 100 प्रति मिनट होती है एक जो है वयस्क में। ठीक है ना, 60 से 100। ठीक है, 100 से अधिक नारी दर को टेकिकार्डिया कहते हैं। ठीक है ना, अगर किसी में 100 से अधिक नारी दर हो जाता है तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया बोलते हैं, जो कि कई बार देख चुके हैं। अगर किसी को 60 प्रति मिनट से अगर कम हो जाता है नाड़ी दर, तो इससे जो है हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। समझ गए ना, यानी मंद नाड़ी दर और तीव्र नाड़ी दर, समझ गए, तो ये दोनों समझ गए। और 60 से 90 होता है तो यह मध्य वाला होता है, जो कि नॉर्मल सब व्यक्ति में इतना होता है। ठीक है, तो नाड़ी दर समझ गए कि 1 मिनट में नाड़ी के स्पंदनों की कुल संख्या को जो है नाड़ी दर कहते हैं। ठीक है, जो वयस्क में 60 से 100 होता है, और 60 से अगर 100 से अधिक होता है तो टेकिकार्डिया, 60 से कम होता है तो ब्रेडिकार्डिया। दर समझ गए। चलिए ताल का विशेषता है कि नाड़ी दर अपने नियमित ताल को ही कहते हैं। ठीक है ना, नाड़ी स्पंदनों को नियमित को ही ताल कहते हैं, रिदिम। लोग नहीं कहता है कि ये रिदिम में एक जो है काम रिदिम में हो रहा है, मतलब एकदम ताल से ताल मिला के हो रहा है, एकदम लगातार कंटिन्यू नियमित हो रहा है, तो वही जो है ताल होता है। तो पल्स जो होता है, पल्स लेते समय बीच के अंतराल की रेगुलरिटी जो है को ही ताल कहते हैं। यदि स्पंदन अनियमित हो तो पूरे मिनट तक पल्स गिननी चाहिए। ठीक है ना, यही जो है आपका ताल होता है, समझ गए, जो कि एक नियमित नाड़ी दर को दर्शाता है। अगर नाड़ी दर अगर नियमित ना हो तो पूरे मिनट जो है नाड़ी दर को देखना चाहिए। आयतन क्या होता है, यह प्रत्येक स्पंदन के साथ अनुभव होने वाला रक्त का दबाव होता है। आयतन से तात्पर्य है कि धमनी के रक्त से भरा हुआ होना। देखिए रक्त जो है स्पंदन ऐसे ऐसे करता है, 1 मिनट में जितना यह करेगा उठाव और चढ़ाव, इसी को जो है हम लोग नाड़ी दर बोलते हैं। ठीक है, और यह कहाँ होता है, जैसे मानिए एक धमनी है। ठीक है, ये आपका धमनी है, इसमें ब्लड है जो कि शरीर के बहने के लिए, अब इसी में जो है ऐसे ब्लड जो है भरा हुआ है और ये ऐसे ऐसे उठाव और पतन हो रहा है, तो यही नाड़ी दर होता है। समझ गए ना, तो यह जो है ब्लड कितना ज़्यादा इसमें भरा हुआ है, इसी को जो है हम लोग आयतन कहते हैं। समझ गए ना, तो यही जो है आपका आयतन होता है, इसका विशेषता। तनाव क्या होता है, तनाव भी एक विशेषता ही है। धमनियों में पहुँचे रक्त के कारण धमनियों में तनाव उत्पन्न होता है। देखिए धमनी में जब रक्त पहुँचता है, जैसे पाइप में अगर पानी आप भरते हैं तो पानी क्या होता है, फूल जाता है, टाइट होता है, तो क्या होता है, तनाव उसमें आ जाता है। उसी प्रकार से जो है धमनी में भी
उसी प्रकार से धमनी में भी रक्त जो है अगर फुल रहता है, पहुंचता है, तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है और तनाव के कारण दबाना कठिन हो तो उसे उच्च तनाव कहते हैं। यदि धमनी आसानी से दबाया जा सके तो उसे निम्न तनाव कहते हैं। तो यही दो तनाव हो गया, समझ गए। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाड़ी दर के प्रभावित करने वाले कारण को बताइए, समझ गए ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, बताइए। तो निम्नलिखित कारक है जो नाड़ी दर को प्रभावित करता है, देख लीजिए। और मैं पहले ही बता देता हूँ, जो लोग नाड़ी दर के प्रभावित को याद कर लेंगे उनको रक्तचाप को भी प्रभावित करने वाले कारक याद हो जाएगा और श्वसन दर को भी प्रभावित करने वाले चीज़ याद हो जाएगा। मतलब एक अगर आप नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न चीज़ों को याद कर लेते हैं तो आपको जो है यह चीज़ें आपको काम देगा, श्वसन को भी प्रभावित करने में और रक्तचाप को भी प्रभावित करने के कारक में यही काम देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए उम्र जैसे कैसे प्रभावित करता है। एज, छोटे बच्चों में नाड़ी दर अधिक होती है, जो छोटा बच्चा होता है ना तो उसमें नाड़ी दर अधिक होती है, तथा वयस्कों में बच्चों से कम और वृद्धियों में वयस्कों से जो है कम व धीमी होती है। नाड़ी दर जो होता है ना यह जो है बच्चा में सबसे ज़्यादा अधिक होता है, फिर वयस्क में जो है बच्चा से कम होता है और फिर जो बूढ़ा होता है उसमें जो है यह नाड़ी दर बिल्कुल धीमी पड़ जाता है। यानी यह जो है उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पल्स रेट भी घटते जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए देख लीजिए कब कौन सा पल्स रेट रहता है। तो वयस्क में तो जानते हैं पल्स रेट जो है 60-70 से 80 माना गया है, समझ गए। वृद्धावस्था में यह 60 से 70 प्रति मिनट होता है। उसके बाद बात किया जाए जन्म से पूर्व यह 400 से लेकर, अगर कोई पेट में गर्भ में है बच्चा तो उसका जो नाड़ी दर होगा वह 140 से 150 प्रति मिनट होगा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा दुगुना है, एडल्ट से दुगुना होता है भ्रूण का पल्स रेट, समझ गए ना। उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे जन्म, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद 130 से 40 हो जाता है उसका पल्स रेट। ठीक है, आपको कम से कम कितना याद होना चाहिए, कम से कम जन्म से पहले वाला, जन्म के बाद वाला और वयस्क वाला और वृद्धावस्था वाला, कम से कम ये चार आपको इस चार का नाड़ी दर जरूर याद होना चाहिए कि जन्म से पूर्व 140 से 50 प्रति मिनट, जैसे ही जन्म ले लेगा तो 10 घट जाएगा दोनों में तो 130 हो जाएगा और 130 से 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से एडल्ट में 70 से 80 प्रति मिनट और वृद्धावस्था में, बूढ़ा में 60 से 70 प्रति मिनट। तो यही हो गया पल्स रेट। इसका क्या चीज़, एज, जो कि एज पर डिपेंड करता है, नहीं तो एज प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा इमोशन है, मानसिक भावनात्मक है। देखिए यहाँ पे पीड़ा होगा, किसी को चोट लग गया, दुख दर्द होता है तो व्यक्ति को पीड़ा भी प्रभावित करता है नाड़ी दर को। उसी प्रकार से इमोशन, मानसिक भावनात्मक जो होता है, जैसे दुखी होना, क्रोधित होना, ये भी जो है व्यक्ति के नाड़ी दर को प्रभावित करता है। जो देखते हुएगा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है तो जो है उसका जो है नाड़ी दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गुस्सैल आदमी को। ठीक है, शीतल प्रयोग, कोल्ड एप्लीकेशन भी जो है नाड़ी दर को प्रभावित करता है और जैसे ही शीतल चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उस जगह को क्या करता है, ठंडा करता है और वहाँ पे शांत करता है तो आपका नाड़ी दर भी शांत हो जाता है। तो शीतल प्रयोग भी इसका जो है एक आपका होता है, समझ गए। रोग अवस्था, अगर आप किसी रोग में है, रोग से पीड़ित है तो उसमें नाड़ी दर जो है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, समझ गए। औषधियाँ, विभिन्न प्रकार के ऐसे औषधियाँ हैं जो नाड़ी दर को क्या करता है, लेने के बाद बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये सब जो है तापमान हो गया, ठीक है, भोजन हो गया, समझ गए ना। तो ये सब जो है क्या करता है, आपको नाड़ी दर को बढ़ाता है। तो इसको लिख कर जो है आप लोग 1-2 लाइन जिससे यहाँ पे लिखा गया है इस सब में आपको लिखते जाना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जैसे श्वसन क्या है, श्वसन के विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है ना, तो आपसे जो है जिस प्रकार से नाड़ी दर के बारे में पूछ सकता है तो उसी प्रकार से श्वसन के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन, जैसे नाड़ी दर क्या था, नाड़ी दर का विशेषता क्या है, नाड़ी का जो है कहाँ से ले सकते हैं या नाड़ी का कौन कौन से कार्य प्रभावित करने वाला है, उसी प्रकार से श्वसन के बारे में भी पूछ सकता है और उसी प्रकार से जो है आप लोग को क्या चीज़ है, रक्तचाप के बारे में भी पूछ सकता है। सिर्फ आपको जानकारी ये होना चाहिए कि श्वसन दर एडल्ट में कितना होता है और पल्स रेट कितना होता है, समझ गए। उसी प्रकार से ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो बेसिक चीज़ें अगर इसके बारे में पता है तो आप चीज़ों को आराम से लिख पाएंगे। जैसे श्वसन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सांस लेने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को सांस के द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक है, श्वसन में अंतः बहिश्वसन तथा अंतराल, ये 3 चीज़ें होता है, सम्मिलित होते हैं। श्वसन नियंत्रण का केंद्र मेंडुला ऑब्लोंगेटा होता है।
ठीक है ना। फेफड़ों में वायु एवं रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान बाह्य एवं फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है ऊतकों एवं रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान आंतरिक तथा अति श्वसन कहलाता है। देखिए श्वसन जो होता है ना, यह गैसों का आदान प्रदान है, गैसों का श्वासों का जो है अंदर की तरफ लेना श्वसन की क्रिया कहलाता है, ठीक है। जिसमें होता यह है कि इस क्रिया के अंतर्गत जो श्वसन होता है ना, तो सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब ये श्वसन जब होता है तो इसमें ऑक्सीजन जो है श्वास के जरिए जो है अंदर लेते हैं तो वह अंतर श्वसन होता है, और जब उसी गैस को कार्बन डाइऑक्साइड को जब शरीर से बाहर छोड़ा जाता है तो उसे जो हम लोग बहिर्श्वसन एक्सपायरेशन कहते हैं। इन सारे प्रोसेस में जो है गैसों का आदान और प्रदान ही होता है। जैसे श्वास द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो ये भी एक गैस ही है, और श्वास के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो शरीर के द्वारा अनुपयुक्त जो है अनुपयुक्त ब्लडों में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के द्वारा छोड़ते हैं, तो यह गैस ही होता है। तो गैसों का आदान प्रदान श्वसन के द्वारा ही जो है किया जाता है, जिसे श्वसन हम लोग कहते हैं, ठीक है। दोनों समझ गए आप लोग। चलिए अब यहाँ पे यह जो श्वसन के क्रिया का जो नियंत्रण होता है, यह ब्रेन के मेंडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए श्वसन की क्रिया में क्या क्या भाग लेता है आप लोग को पता होना चाहिए। फेफड़ा भाग लेता है, ट्रेकिया भाग लेता है, ठीक है ना, ब्रोंकिया भाग लेता है, एल्वोली भाग लेता है। तो ये सब जो है, साथ ही आपका डायफ्राम जो मसल्स होता है वो भी भाग लेता है, और जो है नजल कैविटी यानी नासिका गुहा भाग लेता है श्वसन के क्रिया में। समझ गए। चलिए इसका विशेषता क्या है, विशेषता आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसका विशेषता क्या होता है, तो देखिए दर, पहला इसका भी दर है, ठीक है ना। दर के बाद इसका भी जो है क्या होगा, रिदिम होगा, लय होगा, और तीसरा इसका श्वसन की गहराई है, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसका विशेषता होता है श्वसन का, और ऊपर वाला में 4 चीज़ें था। जैसे आप लोग को पता है कि श्वसन जो होता है वह क्या होता है कि एक वयस्क में समान जो श्वसन दर होता है वह पर मिनट जो ब्रेथ होता है 16 से 20 होता है, ठीक है ना। पर मिनट इतना नॉर्मल माना जाता है, और यही जो है पर मिनट श्वसन के जितनी भी संख्या होता है उसी को हम लोग दर कहते हैं, ठीक है। जो एक एडल्ट में 16 से 20 प्रति मिनट होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए विभिन्न उम्र में अलग अलग श्वसन दर होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी जन्म से पूर्व जो श्वसन दर होता है वह अधिक रहता है भ्रूण में, पेट में, गर्भ में, जो कि 30 से 40 प्रति मिनट होता है, ठीक है। प्रथम वर्ष में जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद यह 25 से 30 प्रति मिनट हो जाता है, और जब एडल्ट होता है, बच्चा वयस्क होता है, तो 16 से 20 प्रति मिनट होता है। और यह वृद्ध व्यक्तियों में 10 से लेकर 24 हो सकता है, या तो तीव्र भी हो सकता है वृद्ध व्यक्ति में, या बिल्कुल मंद भी हो सकता है। समझ गए। तो यह जो है श्वास दर हो गया, सब में याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका भी लय है। पूरे एक श्वसन में जो नियमित समय लगता है उसे लय कहते हैं। समान श्वसन में लय भी समान रहती है, अतः गंभीर रूप से बीमार मरीज में श्वसन लय अनियमित होती है। तो ये चीज़ को समझ गए। तो पहला हो गया लय, मतलब नियमित रूप से एक नॉर्मल श्वसन में जो श्वसन होता है नियमित रहता है, लेकिन प्रभावित अगर कोई बीमार होगा तो उसमें लय नहीं होगा। श्वसन के गहराई की बात किया जाए तो विश्राम अवस्था में एक समान व्यक्ति प्रत्येक श्वसन में लगभग 500 शिशु वायु अंदर लेता है, इनहेल करता है और बाहर निकालता है, ठीक है। और यही जो है आपका क्या होता है, गहरा श्वसन होता है। समझ गए। अंदर और बाहर लेना और छोड़ना ही जो है श्वसन की गहराई को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब श्वसन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो देख लीजिए, यहाँ भी लिंग है, वहाँ भी लिंग है, यहाँ भी भावावेग है तो वहाँ भी भावावेग है। जैसे किसी को श्वसन कब बढ़ जाता है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध, भयभीत, क्रोध, व्याकुलता हो जाता है तो श्वसन दर बढ़ जाता है। व्यायाम करने से भी श्वसन दर बढ़ जाता है। उसी प्रकार से आपको नाड़ी दर को भी ये प्रभावित करता है, बढ़ाता है। अगर आप विश्राम में रहते हैं तो श्वसन दर समान रहता है और पल्स रेट भी समान रहता है। लेकिन आपके अंदर कोई बीमारी है तो श्वसन दर क्या होगा, बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है ना। तो ये रोग अवस्था हो गया। औषधि, कोई औषधि लेने से जो है श्वसन दर बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, पल्स रेट। आपके भोजन को भी जो है भोजन भी प्रभावित करता है, किसको, इस चीज़ को, श्वसन के दर को। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए तो आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे पल्स रेट, चाहे ब्लड प्रेशर, चाहे श्वसन के बारे में, तो लिख देंगे कि कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करता है, क्या विशेषता है और क्या होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए हेमरेज क्या होता है, रक्तस्राव क्या होता है। देखिए रक्त स्राव, यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है हेमरेज के बारे में। देख लीजिए,
रक्त शिराओं से होने वाले रक्त के बहाव को रक्त का बहना या रक्तस्राव कहते हैं। यह आंतरिक व बाहरी दोनों हो सकता है। बाहरी रक्तस्राव में रक्त शरीर से निकलते हुए देखा जा सकता है तथा आंतरिक रक्तस्राव में रक्त किसी भी गुहा में एकत्रित हो जाता है, जैसे पेट में रक्त का इकट्ठा होना, ठीक है, या ब्रेन में रक्त का इकट्ठा होना, ठीक है ना। देखिए हेमरेज रक्तस्राव जो होता है ना, रक्त जो है शिराओं से होने वाले रक्त को शिराओं से होने वाले रक्त के बहाव को रक्त का बहना या रक्तस्राव कहते हैं। देखिए जब रक्त जो है शिरा यानी भेन से जब बहने लगता है, रक्त शिराओं से होने वाले रक्त के बहाव को रक्त का बहना या रक्तस्राव कहते हैं। मतलब शिरा से होकर जब रक्त बहने लगता है तो उसी को जो है रक्त बहना या रक्तस्राव कहते हैं। यह आंतरिक और बाह्य दोनों तरीका से हो सकता है। बाह्य मतलब जब रक्त हेमरेज होगा तो वह बिल्कुल दिखेगा, ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन जब आंतरिक हेमरेज होता है तो आंतरिक हेमरेज जो होता है वह अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होते रहता है, हेमरेज रहता है, जो ब्लड बाहर तो नहीं निकलता है लेकिन शरीर के किसी गुहा में इकट्ठा होते रहता है। जैसे पेट के किसी भाग में अगर शिरा से ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो वहाँ ब्लीडिंग जो होगा पेट के किसी गुहा में जमा होने लगेगा। या ब्रेन में चोट लगेगा तो बाहर से तो ब्रेन में अगर नहीं निकल रहा है ब्लड, अगर अंदर से निकल रहा है तो ब्लड जो है अंदर ही अंदर कहीं जमा होकर थक्का बन जाता है। तो यही जो है आपका क्या होता है, हेमरेज होता है। समझ गए। चलिए देखिएगा, रक्तस्राव किसी दुर्घटना या धमाके के कारण नाड़ियों के फट जाने से होता है। समझ गए। रक्त धमनियों, शिराओं व कोशिकाओं से बह सकता है। देखिए रक्तस्राव हेमरेज जो होता है ना, किसी दुर्घटना या किसी धमाके के कारण जो नाड़ी होता है वह फट जाता है और फटने से वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है और यह ब्लीडिंग जो है धमनी, शिरा और कोशिकाएं कैपिलरी से बह सकता है ब्लड। समझ गए ना। जिसमें जो होता है या आर्टरी या वेन या कैपिलरी से ब्लड बाहर की तरफ निकलने लगता है। समझ गए। और हेमरेज जो होता है, एक हेमरेज होता है जो कि ब्लड बाहर से निकलने लगता है तो दिखता है, जबकि एक अंदर से होगा तो वह नहीं दिखेगा, वह सिर्फ और सिर्फ धमनियों और शिराओं और कोशिकाओं से ही बाहर निकल के शरीर के किसी अंग में जमा होते रहता है। तो इस चीज़ समझ गए। चलिए रक्तस्राव के प्रकार देख लीजिए। एक होता है आर्टियल हेमरेज, ठीक है। देखिए इसमें रक्त धमनियों से निकलता है, यह चमकीली लाल रंग का होता है, वह हृदय की धड़कन के साथ फूटता है। शिरा की अपेक्षा इसमें रक्त ज़्यादा तेज़ी से बहता है। आर्टियल हेमरेज होने का मतलब है कि जो शुद्ध रक्त जो शरीर के तरफ जा रहा है उसमें जो है क्षतिग्रस्त आर्टरी में क्षतिग्रस्त होने के कारण, फटने के कारण ब्लड जो है आर्टरी से निकलने लग रहा है और इसमें का जो ब्लड होता है काफ़ी ज़्यादा चमकीला और लाल रंग के होता है और यह जो है ज़्यादा शिरा की अपेक्षा, वेन की अपेक्षा आर्टिया का जो ब्लड होता है आर्टरियल का वह ज़्यादा तेज़ गति से बहता है। समझ गए। चलिए दूसरा है वेनस हेमरेज, मतलब शिराओं से रक्त निकलना जो है शिराओं के रक्तस्राव कहते हैं। इसका रंग गहरे लाल रंग का होता है। धमनिया की अपेक्षा शिराओं में रक्त धीरे बहता है क्योंकि यह डीऑक्सीजनेट ब्लड इसमें होता है। यह जो है हृदय की तरफ जाता हुआ ब्लड होता है संपूर्ण शरीर से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए यह गहरा जो है लाल रंग का होता है। समझ गए। और इस कंडीशन में अगर शिरा में किसी चोट या क्षतिग्रस्त होने से ब्लड निकलने लगेगा तो वह जो है शिराओं से रक्तस्राव होता है। समझ गए। तीसरा और आखिरी देखिएगा, कोशिकाओं से रक्तस्राव। समझ गए ना। कैपिलरी, केशिकाएं हैं, केशिकाओं कैपिलरी हेमरेज। कैपिलरी हेमरेज का मतलब है कि इसमें रक्त गहरा लाल होता है, वह सतह पर रिसता है। केशिकाएं कैपिलरी हेमरेज का मतलब है कि इसमें जो ब्लड होगा वह वाहिकाओं के शिरा पर क्या होगा, रिसेगा हल्का हल्का, और यही जो है आपका क्या होगा, कैपिलरी हेमरेज होता है। तो हेमरेज के बारे में समझ गए कि आप लोग क्या समझे, कमेंट करके बताइए। और बाकी हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से देख लिए हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।